नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका नए एक एपिसोड में, जिसका मैंने नाम रखा है ओमकारा शो। जो पिछले 7 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उनका एज ए न्यूज एंड एडिटोरियल बाइट डिस्कशन करना। तो इसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप इसमें ये पहला एपिसोड है, तो जो भी आपको सुझाव और जो भी आपको कमेंट करना हो मुझे बताना। जो आपको चीज़ें अच्छी लगी उन्हें बताना, और जो चीज़ें हैं मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ या हटा सकता हूँ वो भी मुझे बताना। ये एज एक्सपेरिमेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा शो बना के आऊँ जिसमें कि हर 7 दिन में ऐसा सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हों और ये जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हों। ओके, तो प्लान तो मेरा हर सैटरडे का है, बट मुझे पता है कि 7 दिन की घटना है, सिर्फ आप 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते हो। तो आगे से इसे मैं सैटरडे और संडे 2 दिन रखने का प्लान सोच रहा हूँ। फिर भी आप मुझे कमेंट में बताना कि और क्या क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ और क्या क्या इसमें चेंज कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस पे है। मैं आपको शुरू कर रहा हूँ कि नाम रखा है दी ओमकारा शो। एवरी सैटरडे एंड संडे का प्लान है। इसमें पिछले 7 दिनों में जो करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी की सारी इसमें कवर कर ली जाएंगी। ओके, तो कैसे आपको ये शो में देखने को मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात की इम्पोर्टेंट न्यूज पिछले 7 दिनों में कुछ घटनाएं घटित हुई होंगी जो सिर्फ एज ए बोल देनी है कि ऐसा हुआ। जैसे इंग्लैंड के नए पीएम जो बने हैं उनका नाम बोल दिया, ठीक है। ऐसे कुछ घटनाएं बोल देनी है जो आपको सिर्फ एज ए न्यूज पता होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में उन्हें लिख सकते हो उस तरीके से। कुछ कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद पद भी रहे जिनके बारे में भी आपको बता देना है। विवाद क्या है उसे पूर्ण डिटेल में तो एडिटोरियल डिस्कशन में बताया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एज ए न्यूज बोलना है आपको मुझे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ है बस। उसके अलावा उनका विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। विश्लेषण जो होगा वो अपना एग्जाम की दृष्टि से एडिटोरियल डिस्कशन होगा, पूर्ण रूप में डिस्कशन होगा। जैसे कि आज के मैंने इस एपिसोड में एडिटोरियल डिस्कशन में चंद्रयान सेकंड को रखा है। उसके अलावा आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019 को रखा है। उसके अलावा ट्रिपल तलाक बिल इसको भी रखा है। यूएपीए बिल को रखा है। कश्मीर कश्मीर मुद्दे को रखा है। उसके अलावा मोटर वाहन संशोधन बिल है वो भी रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एडिटोरियल में रखी हुई हैं जिन्हें मैं पूर्ण रूपेण 5-5 मिनट या 10-10 मिनट लेके समझाने वाला हूँ। इसके अलावा एक पॉइंट और रखा है मैंने टाइगर रिजर्व वाला। टाइगर रिपोर्ट्स आई है 2018 की। भारत में टाइगर्स की संख्या जो है बढ़ करके 2900 के करीब हो गई है। तो उसको भी पूरा इसमें शामिल किया है जो एडिटोरियल डिस्कशन में है। रिटर्न वाले एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ एडिटोरियल शामिल किए। बाकी आगे में प्लान ये है कि एडिटोरियल जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाऊंगा जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, उसके अलावा मैं एक्सपेरिमेंट बेस में वायरल वीडियोज भी रखना चाहता हूं। आज भी 1-2 वायरल वीडियोज रखी हुई हैं। उसके अलावा कुछ फेक न्यूज आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे या फेसबुक पे चलती रहती है। उन फेक न्यूज की सच्चाई क्या है ये भी आपके लिए बताने की कोशिश की जाएगी। तो आज तो मैं एक ही एपिसोड बना रहा हूँ सैटरडे वाला, बट आगे से कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अगर कवर हो जाती हैं तो सैटरडे और संडे कवर किया जाए। आप सजेशन जरूर देना क्या आप चेंज करना चाहते हैं। ओके, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। आपने सुन ही लिया होगा, भारत ने चंद्रयान सेकंड भेज दिया है, चंद्रमा पर अपना मिशन भेज दिया है, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को भेजा जा चुका है। 15 जुलाई को भेजा जाना था लेकिन नहीं भेजा जा सका कुछ तकनीकी खामियों के कारण। उसे 22 जुलाई को भेजा गया। ओके, इसलिए अपने एडिटोरियल में शामिल है। एडिटोरियल का मतलब हम इसका पूर्ण डीएनए करने वाले हैं। ओके, डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, हिमा दास जी ने 6 गोल्ड जीते हैं। तो ये हिमा दास के बारे में आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट पता होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे एडिटोरियल में शामिल नहीं किया है, आगे कभी शामिल करने वाला हूँ। जैसे हिमा दास का जन्म जो है सन 2000 में हुआ है, कहाँ से हैं, इतना पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। असम से हैं जैसे। ओके, उसके अलावा असम में बाढ़ 20 जुलाई के आसपास असम में बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन अभी जो है बाढ़ की स्थिति सामान्य हो गई है। अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है। तो असम में बाढ़ थी वो पिछले समय में चर्चाओं में थी। ओके, उसके अलावा फेस ऐप आपने सुना होगा, ये भी चर्चाओं में काफी समय से। मॉरिस जॉनसन ये इंग्लैंड के नए पीएम बने हैं। ओके, ये चर्चाओं में। कर्नाटक की नई सरकार बनी है। ओके, उसके नए सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा बने हैं, तो वो बीजेपी सरकार बन गई है, ठीक है। उसके अलावा करगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। 3 तलाक कानून पास किया गया है, राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है, तो ये अपने डिटेल एनालिसिस में है। यूएपीएएल ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये भी अपने एडिटोरियल डिस्कशन में है। आरटीआई अमेंडमेंट बिल ये भी अपने एडिटोरियल डिस्कशन में है। आर्टिकल 35 है। मोदी सरकार कुछ नए मूड में दिख रही है। अमरनाथ यात्रा कैंसिल कर दी गई है और कश्मीर में अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती की जा रही है।
तो दो इनपुट्स हैं, या तो कोई हो सकता है कि आतंकवादी घटना होने के चांस हैं इसलिए वहाँ पे अधिक सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, या दूसरा मोदी सरकार शायद आर्टिकल 35A में कुछ बदलाव करना चाह रही है या उसे हटाना चाह रही है, इसलिए पहले से ही वहाँ पे पूर्णतः सावधानी बरती जा रही है। ओके, तो ये अपने पिछले कुछ समय में घटनाएं घटित हुई। उसके अलावा कॉफी कैफे डे, उनके जो प्रमुख थे एजी सिद्धार्थ जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली नेत्रवती नदी में कूद करके। उसके अलावा शीला दीक्षित जी 20 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये अपनी न्यूज के रूप में है, इन्हें मैं शायद आगे बढ़ाऊंगा, आगे हो सकेगा तो और ज़्यादा न्यूज बताया करूंगा, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, उसके अलावा कंट्रोवर्शियल इश्यू, ये मेरा दूसरा सेशन रहने वाला है। पहले सेशन में मैं पिछले 7 दिनों में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से कुछ नाम या कुछ व्यक्ति या कुछ चर्चाएं ऐसी रहीं जो इंपॉर्टेंट हैं वो बोल दूंगा। उसके अलावा जैसे कंट्रोवर्शियल इश्यू मेरा फेस ऐप बताया मैंने आपको। फेस ऐप क्या करता है, आपके फोटोज को लेकर के उन्हें चेंज करता है आपके जैसा आप चाह रहे हो, मतलब बुढ़ापे में आप कैसा दिखोगे इस हिसाब से, आप अगर बुढ़े हैं तो आप जवानी में कैसे दिखते तो उस हिसाब से वो फोटोज को चेंज करता है, आप अगर पुरुष हैं तो आप महिला कैसे दिखेंगे इस तरीके से चेंज कर रहा है। और भारत के जो ठाली लोग हैं वो इसे पूर्ण रूपेण यूज कर रहे हैं। टिकटॉक और फेस ऐप आप जानते ही बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ओके, तो फेस ऐप जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा। कंट्रोवर्शियल इसलिए रहा क्योंकि फेस ऐप जो है वो रूस की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो अमेरिका की संसद में इस पर सवाल उठाए गए कि फेस ऐप जो है वो लोगों का डाटा चुरा रहा है, लोगों के इमेजेस चुरा रहा है, यानी बिना अनुमति के लोगों के मोबाइल में से इमेज ले रहा है। तो ये इसलिए कंट्रोवर्शियल में रहा था। आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं इस मामले में, अगर ऐसी फालतू की बातें नहीं सुनी है तो। उसके अलावा इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग हुई थी यूएस में, और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादास्पद बयान दे दिया था कि मोदी जी चाहते हैं कि यूएसए कश्मीर मुद्दे पे मध्यस्थता करे, जो कि बहुत गलत विवाद था। डोनाल्ड ट्रंप का झूठा विवाद था, तो इसमें विवाद हो गया था। भारत सरकार ने उसे डिनाई कर दिया और उसका खंडन कर दिया। तो हम कश्मीर मुद्दे को हम एडिटोरियल में देखते हैं। ओके, मोदी जी अभी नया एक शो आता है मैन वर्सेज वाइल्ड, उसमें दिखने वाले हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल इसलिए रहा कि लोग या विपक्षी लोग कह रहे हैं कि जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उस समय मोदी जी जो थे वो इसी की शूटिंग कर रहे थे उत्तराखंड में। बाकी सच्चाई फिक्स नहीं पता है। ओके, उसके अलावा यहाँ से मैंने एक एडिटोरियल निकाला है, वो है अपना टाइगर रिजर्व वाला। टाइगर रिपोर्ट आई है 2018 की, उसमें भारत में जो बाघ हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो उसकी रिपोर्ट आई है, तो उसे एडिटोरियल में शामिल किया है और मैंने उसमें बताया हुआ है। मॉब लिंचिंग और जय श्री राम वाला मुद्दा भी गरमाया रहा पिछले 7 दिनों में, क्योंकि मॉब लिंचिंग और जय श्री राम को जोड़ते हुए कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने पीएम मोदी जी को खत लिखा, जिसमें बोला कि जय श्री राम नारे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये अपना गरमाया रहा मुद्दा, और इसके विरोध में 61 लोगों ने भी खत लिख दिया जो कि मोदी के समर्थन में थे। ये 49 लोग मोदी जी से बोल रहे थे कि जय श्री राम का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर कुछ कीजिए, जबकि 61 लोगों ने उनके खिलाफ में पत्र लिखे। इस तरीके से आजम खान ने रमा देवी जो स्पीकर थी उन पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, और जिसपे 1-2 दिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों ने उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने फाइनली माफ़ी मांगी। यानी आजम खान का विवाद भी पिछले 7 दिनों में आपको टीवी डिबेट्स में रोजाना शाम को लड़ते झगड़ते लोगों के बीच में दिखा होगा। ओके, तो ये तो अपना कंट्रोवर्शियल इश्यूज मैंने आपको बता दिए। अब जो मोर इम्पोर्टेंट अपना शुरू हो रहा है वो अपना एडिटोरियल डिस्कशन, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एडिटोरियल है अपना चंद्रयान 2। देखो, चंद्रयान, चंद्रमा पे भारत के इसरो के द्वारा मिशन भेजे जा रहे हैं। पहला मिशन भेजा जा चुका है 2008 में, और अभी मिशन भेजा गया है 22 जुलाई को, और जो कि 7 सितंबर 2019 को वहां पहुंचने वाला है। ओके, तो उससे पहले हम चंद्रयान फर्स्ट देखते हैं। चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। उसने चांद पर जल के अणु उपस्थित होने के प्रमाण, इस तरीके से प्रमाण दिए थे चंद्रयान फर्स्ट ने। तो ये पहली बार किसी भी देश के द्वारा भेजे गए मिशन के द्वारा ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे, जो सिर्फ और सिर्फ इसरो के द्वारा भेजे गए चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चंद्रमा पर पानी की खोज किसने की, तो इसरो के द्वारा भेजे गए चंद्रयान 1 के द्वारा खोज की गई थी। ओके, चंद्रयान फर्स्ट में रॉकेट जो यूज किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सएल, यानी संख्या है ये। ओके,
एक्सेल जो है संख्या है उसकी सैटेलाइट की। ओके, उसके अलावा लॉन्च पैड कहाँ का यूज किया गया था? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से यूज किया गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। देखो, अब यहाँ पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कराऊंगा। मैंने बोला कि इनको डिटेल में समझाना जरूरी होता है। ये पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी, ये पृथ्वी है अपनी गोल पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी से बाहर मैं आपको जो अपना ज्योग्राफी वाले लेक्चर है उनमें मैं बता चुका हूं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ऐसे ही पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह भी हैं, जैसे कि मंगल ग्रह, जहां पे भारत ने मंगलयान भेजा है अपना। ओके, तो लेकिन मंगल पृथ्वी का उपग्रह नहीं है, मंगल अपने आप में स्वतंत्र ग्रह है। जैसे सेम पृथ्वी है, ऐसे ही स्वतंत्र ग्रह जो है वो मंगल है। ओके, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। ओके, इतनी दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। भारत ने 2008 में अपना मिशन भेजा था चंद्रयान फर्स्ट भेजा था। अब जब ऊपर कोई भी मिशन भेजा जाता है तो उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप क्या भेज रहे हो, भेज क्या रहे हो, यानी सैटेलाइट, कुछ भी सैटेलाइट में क्या होता है, कैमरा होते हैं, रिमोट सेंसर्स होते हैं, और बहुत सारी तकनीक यूज की जाती है जो सैटेलाइट होता है, जो वहां जाके स्थापित हो जाता है। दूसरा, आप उस सैटेलाइट को भेजोगे कैसे, यानी किस वाहन पर बैठा के भेजने वाले हो। कोई तो वाहन चाहिएगा जो उसे वहां तक ले जाएगा, तो ये वाहन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और सैटेलाइट जो वहां जाके रिसर्च करने वाला है, वाहन वहां जाते जाते नष्ट हो जाता है, सैटेलाइट बचता है, सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट बचता है। ये इमेज अगर देखें आप, यहाँ पे देखिए, ये इमेज देखिए, ये मंगलयान 2 की ही इमेज ली, ये चंद्रयान 2 की मैंने इमेज ली है। यहाँ पे जो चंद्रयान 2 को भेजने वाला था, GSLV Mark 3, ये यूज किया गया है चंद्रयान 2 को भेजने के लिए। तो इसमें अलग अलग स्टेज होती हैं ईंधन की, और ये वाहन है। सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे है, सैटेलाइट जो है वो इस जगह पे है जिसमें चंद्रयान 2 नाम का सैटेलाइट रखा हुआ है, और इसे भेजने वाला जो वाहन है उसका नाम क्या है, GSLV Mark 3। ओके, Mark 3 वाली टेक्नोलॉजी इंडिया की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। तो ये चीज तो समझ में आएंगी, सैटेलाइट क्या करेगा, वहां जाके स्थापित हो जाएगा, सैटेलाइट वहां जाके स्थापित हो जाएगा, और ये जो है वहां जाते जाते नष्ट हो जाएगा पूरा, क्योंकि स्टेजेस के थ्रू ये खत्म होता जाता है, ईंधन खत्म होता जाता है, तो वैसे वैसे अपना ये जो अपना वाहन है ये समाप्त होता जाता है। ओके, तो ये सैटेलाइट होता है। अपने इस सैटेलाइट के 3 पार्ट हैं। अब वहां जाने के बाद में क्या करने वाले हैं, 3 पार्ट हैं, एक है ऑर्बिटर, एक है लैंडर, और एक है रोवर। ये नाम आपको याद रखने हैं। नाम तो क्या है, ये स्टेजेस होती हैं उसमें। ऑर्बिटर यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा के चारों ओर चक्र लगाने वाला है ऑर्बिटर, यानी 100 किलोमीटर क्षेत्र में, चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी बना के उसके चारों ओर चक्र लगाएगा और चंद्रमा का अध्ययन करने वाला है ऑर्बिटर। ओके, दूसरा है लैंडर। लैंडर का मतलब है इस बार हमने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की है। पहले ना तो लैंडर भेजा था भारत ने और ना ही रोवर भेजा था चंद्रयान फर्स्ट में। इस बार लैंडर भी भेजा है और रोवर भी भेजा है। रोवर क्या है ये भी बताता हूँ, लैंडर क्या है ये भी। लैंडर यानी आपको चंद्रमा की सतह पे कुछ वाहन भेजना है, तो उसके लिए उसे नीचे भेजने वाला कुछ साधन चाहिए, उसे बोला जाता है लैंडर, यानी सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। अगर आप ऊपर से पटकेंगे तो वो क्रैश हो जाएगा, तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए एक लैंडर भेजा गया है जिसका नाम है विक्रम। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है विक्रम। उसके अलावा रोवर अब किस चीज को उतारने वाला है, मान लीजिए कि हमने चंद्रमा है, चंद्रमा के चारों तरफ अपना सैटेलाइट घुमा दिया, 100 किलोमीटर के दायरे में ऑर्बिटर को घुमा दिया। उस ऑर्बिटर में से लैंडर निकलेगा, उस लैंडर के अंदर है रोवर। ये लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर जाएगा और रोवर को वहां उतार देगा। अब रोवर क्या है, 6 पहियों वाला एक छोटा सा वाहन है जो चंद्रमा की सतह पर आगे घूमने वाला है। तो देखिए किस तरीके का रोवर है, ये इमेज आप देख सकते हैं। ये पूरा सैटेलाइट है, इसी के अंदर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों है। ऑर्बिटर है जो बाहर घूमता ही रहेगा। ये ऑर्बिटर की जो समय वो है, समय सीमा वो 1 साल के लिए। लैंडर जो है वो 14 दिन रहेगा वहां के, और अपने इंडिया के यहाँ पृथ्वी के 1 दिन रहेगा। ओके, उसके अलावा रोवर का भी 14 दिन का समय सीमा है। ओके, ये रोवर आप देख रहे हैं,
ये चंद्रमा की सतह पे चलने वाला है और चंद्रमा की सतह पे खोज करने वाला है। ये ऑर्बिटर है जो चंद्रमा के चारों तरफ घूमने वाला है, ओके, 100 किलोमीटर के दायरे में। ये आप देख लीजिए क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, ट्रोपोग्राफी पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं, सर्च फॉर वाटर, वाटर की खोज की जाएगी, इन सिटू वहां पे अंदरूनी रूप से कैसी परिस्थितियां हैं वो भी अध्ययन किया जाएगा। ओके, तो ये खास खास बातें, इन्हें दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो 3 पार्ट हैं अपने सैटेलाइट के। एक है ऑर्बिटर जो 1 साल रहने वाला है, एक है लैंडर जो जिसका नाम विक्रम है जो 14 दिन जीवित रहेगा वहां पे, उसके अलावा रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, वो भी 14 दिन जीवित रहेगा। ओके, क्या है प्रमुख काम? पानी की खोज करना है। इसे कहां पे भेजा गया है? इसे दक्षिण ध्रुव पर उतारा जाएगा। ये भारत पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा पे दक्षिण ध्रुव पे अपना लैंडर और रोवर उतारने वाला है। रोवर उतारने वाला है तो दक्षिण ध्रुव पर उतारा जाएगा उसे, और दक्षिण ध्रुव पर खोज की जाएगी पानी की। मिट्टी का अध्ययन करेंगे। दक्षिण ध्रुव पर चांस ज्यादा है पानी मिलने के लिए, इसलिए तो दक्षिण ध्रुव पर वहां पे भेजा गया। अभी तक जितने भी होते थे वो इक्वेटर पे उतारते थे, पहली बार भारत जो है वो अपना दक्षिण ध्रुव पर उतारने वाला है। 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। समय जो था 2:43 PM है। समय तो याद नहीं रखना है, बट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर सेकंड इंपॉर्टेंट होती है अंतरिक्ष के मामले में। आपको हर पॉइंट का, हर सेकंड का ध्यान रखना है कि कब कब, और समय भी बहुत कम मिला था उस समय। कुछ समय में ही आप उसे भेज सकते थे, और उसके अलावा वो समय चूक जाता, अगर 22 जुलाई का समय चूक जाता था, हो सकता था 2-3 महीने और डिले हो जाता। ओके, ये भेजा कहाँ से गया था? श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहीं से भेजा गया था जहां से अपना चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। ओके, रोवर जो है वो वहां पे 7 सितंबर 2019 को लैंड करेगा, यानी उतर जाएगा। वाहन कौन सा यूज किया गया? रॉकेट कौन सा यूज किया गया? ये नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंद्रयान सेकंड के लिए कौन सा व्हीकल यानी रॉकेट यूज किया गया? तो GSLV Mark 3 यूज किया गया। ठीक है, और सबसे खास बात इसकी ये है, टोटल इंडिजिनस है, ये पूर्ण रूप से देसी है। देखो 2008 में अपना चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, तो उसी समय भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि हम चंद्रयान 2 भी भेजने वाले हैं, तो उसके लिए रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए किया था? एक्चुअली में अपना जो वाहन है वो तो तैयार है, अपना जो GSLV Mark 3 है बहुत ही ज्यादा सफल प्रक्षेपण करने वाला है, तो वाहन हमारे पास है, सैटेलाइट हमें ही बनाना था। प्रॉब्लम आ रही थी लैंडर वाली, कि वहां से ऑर्बिटर में से जो सैटेलाइट है उसे वहां चंद्रमा पे उतारने के लिए हमें चाहिए लैंडर, जो तकनीकी हमारे पास में नहीं थी। इसके लिए हमने रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। रूस शुरुआत में बोल रहा था कि हम दे देंगे 2013 तक आते आते वो ऐसे ही बोल रहा था। 2015 में उसने डिनाई कर दिया कुछ कारणों से, कुछ इश्यूज के कारण से, और 2015 में इसरो ने फिर से डिसाइड किया कि अब लैंडर हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में इसरो ने अपनी मेहनत की और अपना इंडिजिनस यानी देसी लैंडर बनाया और देसी रोवर बनाया और वहां पे भेजा है। तो इसका सबसे खास बात है, सब कुछ इसमें पूर्ण रूपेण देसी है, कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं ली गई है। चंद्रयान फर्स्ट में नासा का यूज किया गया था, इसमें कोई नासा का यूज नहीं। ओके, रोवर 6 पहियों वाला है जिसका नाम क्या है? प्रज्ञान। तो नाम पूछा जा सकता है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। तो बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑर्बिटर जो है वो 100 किलोमीटर दूरी में चक्र लगाएगा, ये आपको बता चुका हूँ। सैटेलाइट का वजन जो है 3290 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखना चाहो तो रख लो, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आपको पता ही है। तो आई थिंक ये अपना चंद्रयान सेकंड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये इमेज देख लीजिए आप, GSLV सेकंड है, ये अपना पूर्ण सैटेलाइट है, ये ऑर्बिटर है, ये अपना रोवर है, इस तरीके से। और ये कैसे जाएगा, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे, और क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, टोपोग्राफी, केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक वहाँ मिश्रण कैसा है वो देखने वाले हैं, ताकि पता चल सके कि पानी वहां पे कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में मिल सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना RTI अमेंडमेंट बिल, यानी RTI जो एक्ट था 2005 में पास हुआ था, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो वो अभी राज्यसभा से भी पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मुहर लग से ही वो पूरा अमेंडमेंट हो जाएगा। ओके, RTI जो है वो 2005 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण करना। RTI यानी एक तरीके से ये ट्रांसपेरेंटी, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के लिए इम्पोर्टेंट था। सरकारी कुछ भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उन सब की जानकारी सामान्य नागरिक ले सकता था, ये RTI के तहत है। राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हर नागरिक को अधिकार है, वो कुछ भी जानकारी सरकार से मांग सकता है। उसमें अगर जानकारी देने के प्रावधान है, 30 दिन में जानकारी देनी होगी। अगर जानकारी नहीं दी जा रही है संबंधित अधिकारी के द्वारा,
तो आप उसके खिलाफ ऊपर जा सकते हैं और वहां पे उन्हें बोल सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं दी गई, और अधिकारी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता था। तो सर्वोच्च लेवल पे जो अधिकारी है इसमें आरटीआई में, वो है केंद्रीय मुख्य सूचना अधिकारी। अब नया जो बदलाव किया गया है उसमें क्या बदलाव किया है, ये जो केंद्रीय मुख्य सूचना अधिकारी है इसका पहले कार्यकाल होता था 65 वर्ष का उम्र हो जाए या 5 वर्ष का कार्यकाल, या तो 65 वर्ष पहले हो जाए तो 65 वर्ष होते ही रिटायर, या 65 वर्ष नहीं होती है तो 5 साल, यानी उसका कार्यकाल निश्चित था। सरकार कोई की भी हो, बीजेपी कांग्रेस, वो 5 साल रहने वाला है। तो एक तरीके से वो स्वतंत्र रहता था अपने डिसीजंस लेने में। अभी नया बदलाव क्या किया है जिसपे बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है, विवाद हो रहा है, वो ये है कि अब केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत हो गया है, यानी जब तक केंद्र सरकार चाहे तब तक ही रहेगा सूचना अधिकारी। अगर केंद्र सरकार को सूचना अधिकारी पसंद नहीं आ रहा है तो केंद्र सरकार उसे हटा सकती है, यानी अब केंद्र सरकार के अधीन आ गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, यहाँ पे ही विवाद हो रहा है, विपक्षी लोग इसकी एक तरीके से बुराई कर रहे हैं और बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो इसके खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अधिकारी है इसका निष्पक्ष होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सूचना, भ्रष्टाचार से रिलेटेड सूचना जो सरकार की भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली है, वो सामान्य लोग मांगना चाहते हैं और सरकार चाहती है कि ये मुख्य सूचना अधिकारी वो सूचना प्रदान नहीं करें, तो मुख्य सूचना अधिकारी उस सूचना को शायद रोक सकते हैं। कारण क्या है, अगर प्रदान करने की कोशिश करेंगे तो सरकार उसे तुरंत हटा सकती है, नया मुख्य सूचना अधिकारी ला सकती है। तो यही विवाद है। ओके, उसके अलावा जो अपना मुख्य सूचना अधिकारी है उसके वेतन भत्ते पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होते थे, लेकिन अभी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, जितना वो चाहेगी वो देना चाहेगी वो देगी। ओके, तो पहले से अभी चेंज हो गया है, यहाँ पे 2 चीजों में चेंज किया है। ये सेक्शन 13 है अपना आरटीआई एक्ट का, और दूसरा चेंज किया है सेक्शन 16। दोनों ही एक तरीके से बात वही है, एक तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग और एक राज्य के लेवल पे सूचना आयोग। दोनों का पहले कार्यकाल फिक्स था, अभी कार्यकाल जो है वो केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत हो जाएगा। ओके, और दोनों के वेतन भत्ते जो थे वो चीफ इलेक्शन कमीशन के बराबर होते थे, वो अभी जो है वो केंद्र सरकार जितना चाहेगी उतना कर सकती है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी किया गया है, राज्य स्तर पे भी ये बदलाव किए गए हैं, 2 सेक्शन नंबर 13 में और सेक्शन नंबर 16 में। तो इसका विरोध किया जा रहा है। और नई चीज क्या जोड़ दी गई है कि जो मुख्य सूचना अधिकारी है उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के समान के स्तर पर रखा गया है, लेकिन इसके निर्णयों को हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है या उन्हें चुनौती दी जा सकती है। तो यह आरटीआई अमेंडमेंट बिल है। सरकार बोल रही है हमने अच्छा किया है, विपक्ष बोल रही है कि बहुत गलत किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि कार्यकाल निश्चित होने से सामने वाले व्यक्ति जो भी अधिकारी है उसको आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है अपने निर्णय लेने की। अगर कार्यकाल निश्चित नहीं है, किसी के प्रसाद पर्यंत है, तो वो यहाँ पे आज़ादी से निर्णय नहीं ले सकता। ओके, अब बात करते हैं यूएपीए बिल, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019। यानी अनलॉफुल, अवांछनीय क्रियाएं होती हैं उन्हें रोकने के लिए एक बिल था, जो बिल जो था वो लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 एक बिल एक्ट था। अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी अवांछनीय क्रियाएं प्रिवेंशन यानी उन्हें रोकना, एक्ट जो था 1967 में बना था, उसमें अभी बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है यूएपीए बिल में? अभी क्या है कि नया बदलाव यही किया गया है कि वैयक्तिक स्तर पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यूएपीए पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता था, किसी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता था कि ये संगठन आतंकवादी संगठन है। एक व्यक्ति को आतंकवादी ठप्पा नहीं दिया जाता था। अभी किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है इस अमेंडमेंट के बाद में। ओके, पहले सिर्फ आतंकवादी संगठन घोषित किए जाते थे, अभी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यूएपीए बिल में संशोधन के बाद में व्यक्ति को कोर्ट के निर्णय से पहले ही दोषी माना जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर दोषी माना गया तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिए जा सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को लग रहा है कि यहाँ पे उसे आतंकवादी संदिग्ध गतिविधियां वो कर रहा है, तो उसे तुरंत दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नॉर्मली किसी भी कानूनी प्रक्रिया में 3 बिंदु होते हैं। एक होता है संदिग्ध होना, दूसरा होता है उस पर आरोप लगाने के बाद में आरोपी बोल देना उसे,
और जब उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे दोषी बोल देना। अब यूएपीए जो संशोधन किया गया है उसके तहत संदिग्ध और आरोपी बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दोषी बोला जाएगा, जहां पे अगर उसे लग रहा है कि कुछ गलत गतिविधियां की हैं। तो यहाँ पे हो सकता है इसका मिसयूज भी किया जा सके, लेकिन ये जो है अभी चेंज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, आप जानते ही हैं अपने अमित शाह जी जो कुछ चीजों के मामले में स्ट्रिक्ट हैं। ओके, आतंकवाद के खिलाफ अन्य कानून कौन कौन से बने और कौन कौन से खत्म हो गए। एक आया था टाड़ा, 1987 में आया था राजीव सरकार के समय पे, जिसे 1995 में खत्म कर दिया गया, यह बोलते हुए कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। टाड़ा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 टाड़ा, जिसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। एक आया था अपने अटल बिहारी सरकार के टाइम पे पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, पोटा 2002 आया था, जिसे अपने मनमोहन सरकार ने उसे खत्म कर दिया था। अभी आतंकवादियों के लिए एक ही कानून है, वो ये है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसमें 2-3 बार चेंज किया जा चुका है, 2004 में, 2008 में, 2012 में और अब इस बार 2019 में किया गया है। 2019 में क्या चेंज किए गए हैं, एक तो व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और सीधा सीधा उसे दोषी माना जा सकता है। दोषी मानते ही उसे व्यक्ति को एक तरीके से ट्रायल पे रखा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली उसमें। ओके, अब बात करते हैं अगला एडिटोरियल, स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018। टाइगर रिपोर्ट आई है 2018 की। 2006 में भारत में 1411 टाइगर थे, 2010 में 1706 हो गए, 2014 में 2226 हो गए और 2018 में 2967 हो गए। यानी टाइगर्स की संख्या भारत में काफी बढ़ गई है पहले की तुलना में। और ऑल वर्ल्ड के जितने भी टाइगर्स हैं यानी बाघ हैं, उनमें से 80% से अधिक जो है वो भारत में रहते हैं आज के समय पे। लास्ट 4 ईयर्स में 33% बढ़ोतरी हो गई है टाइगर्स में। सर्वे कौन करता है? सर्वे करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सर्वे करता है। इसका साथ कौन देते हैं? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कुछ एनजीओ उसका साथ देते हैं, लेकिन सर्वे करने वाला कौन है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, 526 हैं, बाकी उसके बाद में कर्नाटक, उत्तराखंड आ जाते हैं। और विश्व के 80% से ज्यादा टाइगर यानी बाघ जो है वो अपने इंडिया में यानी बाघों में बाहर है। ओके, एक फोरम है JTF, ग्लोबल टाइगर फोरम, इसने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें घोषणा की गई थी, उसमें सभी देशों ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम 2022 तक बाघों की संख्या दोगुना कर देंगे। लेकिन भारत सरकार ने 2022 से 4 साल पहले वो अपना कारनामा कर दिया है, यानी 2018 में ही दोगुनी कर दी गई है संख्या। ओके, उसके अलावा बाघों की संख्या कैसे बढ़ी, संख्या बढ़ी कैसे, इसका कारण देख लेते हैं। एक तो संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, यानी सरकार की जो मंशा थी वो अच्छी थी, अधिक मजबूत निगरानी तंत्र रखा गया। 2006 में टाइगर रिजर्व की संख्या 28 थी, 2018 में टाइगर रिजर्व 50 हो गए। संगठित शिकारी गैंग को समाप्त कर दिया गया, यानी ऑर्गेनाइज रूप से जो पोचिंग करते थे उनको खत्म कर दिया गया, क्रस्ट कर दिया गया एक तरीके से। उसके अलावा अधिक संरक्षण से मिलने से प्रजनन दर भी अधिक हुई, जितना अधिक संरक्षण हो जाएगा, शांत बाघों के लिए शांतिप्रिय इलाका रहेगा तो प्रजनन क्षमता उनकी बढ़ गई। उसके अलावा कोर्ट क्षेत्र से गांव को बाहर बचाया गया ताकि क्लैश ना हो आदमियों और जानवरों यानी बाघों के बीच में। और टाइगर एस्टिमेट जो है वो पहले की तुलना में अधिक एक्यूरेट तरीके से एस्टिमेट किए जा रहे हैं। ओके, बाघ जनगणना से फायदा क्या होने वाले हैं? एक तो सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए कि बाघ जो है वो अपना जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका सबसे ऊपरी चरण में होता है, तो उससे पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर ऐसा है बाघ तो जो है वो जानवरों को भी खा जाता है, दूसरों को, मनुष्यों को भी खा जाता है, लेकिन देखो ये सिस्टम होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें सभी जानवरों की उपस्थिति जरूरी होती है। तो उसमें बाघ जो है वो सबसे ऊपर होता है और बाघ के कारण ही जानवरों की जो संख्या है कि वो कंट्रोल्ड में रहती है। तो ये सबसे ऊपर होने के कारण, और ये सीधी सी बात है, जितने अधिक बाघ रहेंगे उतना ही इकोसिस्टम मजबूत रहने वाला है, उतने ही अच्छे एक तरीके से घने जंगल और अच्छे विविधता रहने वाली है जानवरों में। ओके, संरक्षण की स्थिति का पता चल जाता है कि आपकी कितनी अच्छी संरक्षण किया हुआ है अपना बाघों की जनगणना से। दूसरा, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन, विकास और संरक्षण एक साथ में चलाए जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ए हेल्दी नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिकेट दैट इकोसिस्टम इज हेल्दी। उसके अलावा सेविंग टाइगर्स जो है यानी सेविंग इकोसिस्टम, अगर आप बाघों को बचा रहे हो तो इकोसिस्टम को भी बचा रहे हो। अगला एडिटोरियल है कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा मैंने बताया, इमरान खान गए थे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप भावनाओं में बह गए और उन्होंने बहते बहते ये बोल दिया कि
मोदी जी भी हमसे चाहते हैं कि आप भी मध्यस्थता करो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी जी ने कश्मीर में मध्यस्थता की बात कही, ऐसा कुछ कहा, लेकिन ये सब झूठ था। वो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कुछ पता नहीं रहता, वो मनमर्जी कुछ भी बोल जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका जवाब दिया और ट्रंप के बयान को पूर्ण रूप में झूठ बताया कि ऐसा हमने कभी नहीं बोला। और भारत का शुरू से ही स्टैंड है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कश्मीर का मुद्दा है तो वो द्विपक्षीय मुद्दा है, उसमें तीसरे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। तो भारत का ये डायरेक्ट ही बोला हुआ है। ओके, उसके अलावा पाकिस्तान कोई थर्ड पार्टी चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो हालत उसकी खराब है। कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय समझौता है। हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री क्या है। देखो 1 जनवरी 1948 को भारत पीओके को मामले को यूएन में ले गया। अब जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा है, सेंसिटिव मुद्दा है। उसमें मैंने शायद अपने केटी सीरीज में 1.5 घंटे का एक लेक्चर बनाया था जिसमें पूरा कश्मीर का इतिहास बताया था। काफी पुराना है, आप चाहेंगे तो ऊपर आई लिंक में उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके देख लेना। कश्मीर का मुद्दा मैंने A to Z समझाया था कि कैसे कैसे कश्मीर पर कवाली आक्रमण हुए, राजा हरि सिंह कैसे माने थे, वो सारी पॉइंट्स उसमें समझाए हुए थे। ओके, तो वो आप देख लेना। बाकी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, यूएन में कब गया मामला। 1 जनवरी 1948 में मामला जो था वो यूनाइटेड नेशन में गया था। उसके अलावा यूएन ने एक कमीशन बनाया था, यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP बोला गया। इसने क्या बोला कि पाकिस्तान अपनी सेना को पीछे ले जाए, भारत अपनी सेना को पीछे ले जाए और यूएन की देखरेख में जनमत हो, ऐसा इसने बोला। ना तो पाकिस्तान अपनी सेना को पीछे लेके गया था पीओके से, और ना ही भारत ने अपनी सेना वापस ली, क्योंकि पाकिस्तान जब सेना वापस नहीं ले रहा है तो भारत सेना क्यों वापस लेगा। उसके अलावा जब ऐसा नहीं हो रहा है तो जनमत होने के कोई चांस ही नहीं है। ओके, UNCIP की देखरेख में सीज फायर हुआ था, ये उसकी सफलता थी कि रोक दिया कि जहां जहां तक जैसा भी है वहां पे रोक दो और LOC बना दो। ओके, UNCIP अपने उद्देश्य में नाकाम रहा था। उद्देश्य क्या था? कश्मीर मुद्दे को सुलझाना। सुलझा क्या? आज तक नहीं सुलझा। ओके, उसके बाद में मध्यस्थता करने वाले क्या कौन कौन आए? वर्ल्ड बैंक ने 1960 में मध्यस्थता की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी, यानी सिंधु नदी का जो जल है उस पर ट्रीटी करवाई गई थी। 1965 में ब्रिटिश सरकार ने मध्यस्थता की थी, वो कच्छ क्षेत्र है गुजरात वाला, उस पर समझौता किया था। ओके, 1965 में भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था USSR की मध्यस्थता से, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान गए थे। भारत का मध्यस्थता के साथ जो एक्सपीरियंस है, थर्ड पार्टी के साथ जो एक्सपीरियंस है वो खराब रहा है, क्योंकि नाकाम रहे हैं और ज्यादातर जो है देश जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में ही झुकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भारत थर्ड पार्टी को डिनाई करता है पूर्ण रूपेण। तो भारत किसी भी तीसरे देश को मध्यस्थता से क्यों दूर रहता है? उसके कारण यही है, 1950-60 के दशक में ट्राई किया था वर्ल्ड बैंक ने, US ने, USSR ने, उनके द्वारा मध्यस्थता की गई, असफल रही, तो फिर तीसरे आदमी को क्यों? और अगली बात जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत अपने आप में एक संपूर्ण शक्ति है, बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। तो अगर आप बड़ी ताकत बन रहे हो तो तीसरे पार्टी को मत बुलाओ, अपना जो मुद्दा है वो खुद से सुलट लो, ये ज्यादा बेटर है। तो तीसरी ताकत जो आएगी तो वो कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगी, वो भारत को पसंद नहीं है, तो भारत किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शिमला समझौता क्या था? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, बांग्लादेश नया देश बना था, पाकिस्तान की 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उन सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत की CM, भारत की जो PM थी इंदिरा गांधी, उनके बीच में शिमला समझौता हुआ था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पराजित किया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। दोनों देश अपनी समस्याओं एवं मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटेंगे और किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं थी, ये बात उन्होंने कही थी शिमला समझौते के अंदर। शिमला समझौते में बोला गया था कश्मीर वाला मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, दोनों देश आपस में निपट लेंगे, कोई तीसरा देश नहीं बुलाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करते हुए निपट लेंगे। ओके, ये अपना शिमला समझौता था, जिसका उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। ओके, उसके बाद में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे लाहौर समझौता हुआ था। अटल बिहारी जी बस यात्रा के द्वारा लाहौर गए थे। फरवरी 99 में लाहौर घोषणा हुई, नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी, और बात वही थी कि द्विपक्षीय वार्ता होगी और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालेंगे। ओके, और अभी जो इम्पोर्टेंट इश्यू आर्टिकल 35 है, मैंने आज उसे छोड़ दिया है, उसे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। 35A का बस इतना सा बता देता हूँ। कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान मिले हुए हैं जिनके तहत
कोई भी बिना कश्मीर वाला यानी अदर स्टेट वाला व्यक्ति जो कश्मीर से बाहर का है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। और अगर किसी महिला की शादी हो जाती है और अदर स्टेट में चल जाती है तो उसके अधिकार छिन जाते हैं। तो इसका बेसिक तो ये बता दिया, बाकी आगे डिटेल में देखेंगे। 3 तलाक का कानून। 3 तलाक का कानून जो है उसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, ये इसका नाम है। अब क्या हो गया कि 3 तलाक लिखित दो मौखिकों या इलेक्ट्रॉनिक पूर्ण रूप से अपराध घोषित कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 3 तलाक हो जाता था, मतलब 3 बार तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया, इस तरीके से था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत। लेकिन ये एक तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन था, गलत था, महिलाओं पे अत्याचार होता था। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला था, कुछ गाइडलाइंस भी दी थी और कानून लाने के लिए बोला था। तो सरकार की मंशा अच्छी थी इस मामले में, तो सरकार अपना 3 तलाक कानून जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, ये अपना राज्यसभा से भी पास हो चुका है। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रिपल तलाक वुड बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति 3 बार तलाक बोल करके बोल देता है कि मैंने तलाक ले लिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध क्या होता है? ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के केस की जांच कर सकते हैं। यानी पुलिस जो है कोई वारंटी की जरूरत नहीं होगी, वारंट की जरूरत नहीं होगी। अगर पुलिस के पास में जानकारी मिलती है कि वहां पे 3 तलाक का इश्यू हुआ है, तो जाते ही तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसने 3 बार तलाक बोल के तलाक दिया है, और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है और जांच भी शुरू कर सकती है पुलिस। ओके, उसके अलावा 3 तलाक का जो अपराध है इसलिए उसे 3 साल की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट महिला के बयान को सुनने के बाद ही अपराधी को बेल दे सकता है, उससे पहले अपराधी को बेल नहीं दी जा सकती है। ओके, उसके अलावा ये जो है वो संयोजनीय है, कंपाउंडेबल है। ये जो लॉ है इसमें बोला गया है कि अगर दोनों पार्टियां समझौता कर रही हैं और फिर से एक हो रही हैं तो दोनों पार्टियों की सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हैं ऐसा। ओके, उसके अलावा महिलाओं को जीविका भत्ता पाने का अधिकार दिया गया है। यह जीविका भत्ता मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि कितने रुपए जो पुरुष जिसने तलाक की बात बोली है उसको देने हैं। उसके अलावा ये जो पॉइंट है इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं ट्रिपल तलाक वाले में। एक तो लैंगिक समानता वाला मुद्दा, उसके अलावा पर्सनल लॉ वाला मुद्दा और फ्रीडम और रिलीजन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में दखल दिया जा रहा है और ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि लैंगिक समानता की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। तो इसके फायदे क्या है? लैंगिक समानता की ओर कदम बढ़ा लिए हैं, प्राचीन कुरीतियों को समाप्त करना जरूरी है, दहेज उत्पीड़न और महिलाओं का शोषण कम होगा, महिला सशक्तिकरण बढ़ावा मिलेगा, जीविका भत्ता का प्रावधान किया गया है, समान नागरिक संहिता को और कदम बढ़ा दिए हैं। ओके, और लास्ट में शायद ये अपना लास्ट एडिटोरियल है, ये अपना लास्ट एडिटोरियल है मोटर वाहन संशोधन एक्ट बिल, ये 2019 वाला। तो इसमें क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है, सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है बहुत सारी चीज़ों पे, तो अगले 1 आध महीने में इस लागू हो जाएगा, तो आप उसको उस समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या चेंज किया है? ड्राइविंग लाइसेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं एल्कोहल और ड्रग्स यूज करके, तो पहले जो था अधिकतम 2000 रुपये का जुर्माना होता था, अभी अधिकतम 10,000 का जुर्माना किया जा सकता है। रैश ड्राइविंग कर रहे हैं आप तो 1000 का जुर्माना होता था, अभी 5000 का जुर्माना होगा। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, अगर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हैं तो पहले 500 का ही जुर्माना होता था, अभी मिनिमम 5000 का होने वाला है। तो मतलब अगर बिना लाइसेंस के आप जा रहे हैं तो मिनिमम 5000 का आपका जुर्माना होने वाला है। ओवर स्पीड कर रहे हैं, अगर तेज चला रहे हैं तो पहले 400 का होता था, अभी 1000 से 2000 के बीच में जुर्माना हो सकता है। ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट, अगर बिना सीट बेल्ट के जो आप गाड़ी चला रहे हैं तो मिनिमम 1000 रुपये का जुर्माना होने वाला है, और अगर आप फोन चलाते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो 5000 का जुर्माना आप पे होने वाला है। ओके, उसके अलावा इन केस ऑफ डेथ आपको इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। ये आगे का भी पूरा एडिटोरियल होगा, उसमें आपको डिटेल में समझाए जाएंगे, बट ये आपको जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से मैंने बता दिया कि अभी आप थोड़ा सा सावधानी रखें। ओके, अब पिछले समय पे कुछ वायरल वीडियोज या फोटोज रहे थे, ये सेगमेंट में अभी पूर्ण रूप में छोड़ रहा हूँ, एक तरीके से मान सकते हो, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट नाम बोल दे रहा हूँ बस। आगे अगर जैसे आपके सुझाव आएंगे उस हिसाब से मैं इसे ऐड करूंगा। बाकी आज मैंने बताया आपको कि एक ही पार्ट में बना रहा हूं मैं,
और अगले समय से मैं शनिवार और रविवार दोनों दिन रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक एपिसोड में पिछले 7 दिनों की घटनाक्रम कंप्लीट नहीं हो सकती। ओके, तो क्या क्या वायरल रहे? अपना शशि थरूर जी, जो केरल से आते हैं, कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं, वर्ल्ड कप में गए थे तो बहुत सारी महिलाओं के साथ उनके फोटोज वायरल रहे थे। न्यूज चैनल का ड्रामा आपने देखा ही होगा, कभी कभी बाढ़ में महिलाएं बैठ के अपना न्यूज पढ़ रही हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा चंद्रमा पे पहुंच गई महिलाएं, चंद्रमा पे जाके वहां पे न्यूज पढ़ रही हैं, तो वो ड्रामा चल रहा है, वो अभी वायरल रहा। उसके अलावा फेस ऐप जो है वो वायरल रहा। उसके अलावा टिकटॉक, बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण वीडियो जा रही है टिकटॉक पे, तो वो वायरल रह रही है आजकल। उसके अलावा आईआईटी बॉम्बे क्लासरूम में एक गाय आ गई थी, तो उसका भी वीडियो वायरल रहा था। पहले 7 दिनों की वायरल वीडियो हो जाए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम पे आपके सजेशन के हिसाब से। ओके, और इम्पोर्टेंट वायरल ये रहा, बाली में एक भारतीय दंपत्ति गया था, वहां पे रुका हुआ था, तो वो जब होटल से बाहर निकल के आए तो वो वहां से तौलिया और शैम्पू चोर के लेके आ गए थे। तो ये भारतीयों की सबसे खराब आदत है, तौलिया और शैम्पू चोरना। जबकि वहां पे रुके होंगे तो बहुत सारे उनके रुपए भी खर्च किए होंगे, लेकिन जो अपनी आदत है ना, आप तौलिया चोर के ला रहे हो या 1 लाख रुपए चोर रहे हो या 10 करोड़ रुपए चोर रहे हो, बात है चोरी की, तो ये आदत जो है वो बहुत खराब है और इसके कारण भारत को शर्मिंदा होना पड़ा वहां पे। एक्चुअली में वहां की बात नहीं है, आप ये इंडिया में भी कहीं देख सकते हैं। आप अगर ट्रेन में, अगर आप स्लीपर क्लास में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा इंटेंशन रहता है भारतीय लोगों का कि कुछ ना कुछ चद्दर चोर ली जाए या मग वगैरह चोर लिए जाते हैं ट्रेन वगैरह से। उसके अलावा होटल्स में भी तौलिया वगैरह ये चोर लिए जाते हैं, तो ये यहाँ पे इंटेंशन खराब रहता है। तो वायरल वीडियो हुई थी वो, जिसके कारण जो था भारत को एक तरीके से नीचा देखना पड़ा था उस वीडियो से। ओके, उसके अलावा फेक न्यूज जो रही डोनाल्ड ट्रंप वाली, उसके अलावा गफूर जी पाकिस्तान के स्पोक पर्सन है पाकिस्तान आर्मी के, तो उन्होंने 4 साल पुरानी वीडियो निकाल के लगाते हुए बोल दिया अपने ट्विटर पे। वो काफी एक्टिव रहते हैं गफूर, जब अपना भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तब भी वही आए थे कि ना नहीं पाकिस्तान पे कुछ नहीं हुआ, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ था। ओके, ये 4 साल पुरानी वीडियो लेके आए, बोले कि कोई भारतीय अफसर ही बोल रहे हैं कि भारत में नुकसान हुआ है, बट ऐसा ये फेक न्यूज रही। अब यहाँ पे मैंने इन्हें छोड़ दिया है, ज्यादा नहीं बताया हुआ है, और बाकी मैंने एडिटोरियल जितने कवर कराने थे वो कवर करा लिए। ये एक्सपेरिमेंट के रूप में था। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और जाते जाते एक बार फिर से, ये एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी चीजें नई करने की कोशिश की है। आपके कमेंट और सुझाव इसमें आमंत्रित हैं, जो भी आप कमेंट और सुझाव देंगे उस हिसाब से इसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं इसे यहीं पे रोकता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।